हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेन ज़ी क्लासेस। इससे पहले आपने 2 लेक्चर एसएसटी के मेरे साथ ले चुके हैं। यहाँ पे हम थर्ड लेक्चर की तरफ मूव ऑन करेंगे। इससे पहले हमने जो चैप्टर खत्म किया था वो आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड था, और ये जो चैप्टर है आपका पॉलिटिकल साइंस से लिंक करता है। बहुत बेसिक चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कोई बुक या स्लाइड्स की इतनी नेसेसिटी नहीं है। डेमोक्रेसी है चैप्टर का नाम, तो आप हर जगह देखते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री ने जिस सिस्टम को अडॉप्ट किया है देश को चलाने के लिए, वो सिस्टम ही डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के भी टाइप्स होते हैं, वो हम आगे फर्दर स्लाइड्स में पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं डेमोक्रेसी ही क्यों और डेमोक्रेसी है क्या। एग्जाम्पल लेते हैं 1947। इस टाइम पे हम इंडिपेंडेंट हुए थे। तो इंडिपेंडेंट होने से पहले अगर मैं बात करूं, तो इंडिपेंडेंट होने से पहले ब्रिटिश हम पे रूल करते थे। अब ब्रिटिशर कैसे भी थे, खराब थे, वो हमें लूट रहे थे, वटेवर जो चीजें वो करते थे जो हमारे लिए ठीक नहीं थी। हमारे अंदर था कि हमें खुद के ऊपर रूल करना है। स्टेटमेंट्स देना बहुत आसान होता है कि ये काम अच्छा नहीं करता, ये काम अच्छा करता है, अरे तुम पूरे दिन बैठे रहते हो, अरे तुमसे मेहनत नहीं हो रही, तुम रीली देखते रहते हो, ये सब बोलना बहुत आसान है। बट ऑन ग्राउंड जब आप पहुंचते हैं तब आपको पता चलता है कि चीज़ें उतनी आसान नहीं है। इवन एक पेनी कमाने के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। तो 1947 में जब ब्रिटिशर चले गए, अभी हमारे घर के ऊपर छत है। भले ही छत लीक कर रही है या छत में प्रॉब्लम है, पर एटलीस्ट छत तो है। अब वो चली गई, अब ओपन स्पेस है। अब ब्रिटिशर सब कुछ आपको दे के चले गए कि ये आपका घर है। पेरेंट्स का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एक एज के बाद पेरेंट्स की डेथ हो जाएगी। तब तक हम लोग इतने एडल्ट या बड़े हो जाएंगे कि चीज़ों को संभाल सकें। पर उन बच्चों का एग्जांपल मैं लूंगा जिनके मान लो कोई पेरेंट्स है जिनके साथ नहीं है अर्ली एज से। कोई बच्चा है वो 12th में है, 11th में, उसके पेरेंट्स ऑल ऑफ सडन नहीं रहते हैं। अब उसको ये बात सोचने में कि इनकम कैसे कमाई थी, या फादर की इनकम जो आती है वो कहाँ आती है, कैसे आती है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, कैसे मैं उसको सर्वाइव करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ, घर के पेपर्स कहाँ हैं, चीज़ें कहाँ हैं, खाना कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, मैं अकेला सर्वाइव कैसे करूँगा, जॉब के लिए अगर मुझे ऑल ऑफ सडन अमाउंट चाहिए, या फिर मैं क्या जॉब करूँ, आइडिया, प्यार, कुछ भी चीज़ें उसके आसपास नहीं रहेंगी। तो 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो सेम कंडीशन थी कि ब्रिटिशर चले गए, बुरे थे चले गए, बट जब वो चले गए अब पूरी कंट्री को हमें संभालना था। इमेजिन करो कि आज रात के 12 बजे तक ब्रिटिशर हैं, सब कुछ वही रूल्स चल रहे हैं, आज ब्रिटिशर चले जाते हैं। अब जो इंडिया के वन अभी तो पॉपुलेशन 140 प्लस है, उस टाइम पे 38 या उस कुछ करोड़ रही होगी। तो 40 करोड़ लोग एक साथ अब खाली हो गए कि हाँ भाई आपके ऊपर हमने दे दिया। अब 40 करोड़ लोग बैठे हुए हैं कि अब क्या करेंगे भाई, कैसे चलेगा मामला, कैसे सेट होगा। सारे के सारे परेशान हैं। तो उस चीज़ को लेके 1947 में जब ये सारी चीज़ें हुई कि अब कंट्री चलेगी कैसे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, उन चीज़ों को हम मैनेज कैसे करेंगे, कैसे एक इतना बड़ा देश, एरिया वर्ल्ड पे 7th नंबर पे लार्जेस्ट एरिया हमारा है, और आज की डेट में तो पॉपुलेशन में भी हम फर्स्ट हैं, उस टाइम पे भी सेकंड थर्ड ही रहे होंगे आई थिंक, इतना पीछे नहीं थे, स्टार्टिंग से ही पॉपुलेशन ठीक ठाक थी। तो हम कैसे मैनेज करेंगे, यही कंडीशन है डेमोक्रेसी। अब 40 करोड़ लोगों के पास, अच्छा इमेजिन करो क्या इंडिया में कोई इतना बड़ा स्पेस या ग्राउंड है जहाँ पे 40 करोड़ लोग रोज आते हैं, बैठते हैं और मुद्दों पे बातें करते हैं कि भाई मैं हेड हूँ। पहले तो आप हेड ही नहीं चुन पाओगे कि टॉपिक क्या होंगे। मान लो इमेजिन करो हम एक बंदे को चूज करते हैं जो टॉपिक अनाउंस करता है कि आज का टॉपिक है गैस का सिलेंडर है, आज का टॉपिक है स्कूल के फीसेस वगैरह को लेके, या आज हमारा टॉपिक है कि भाई प्राइवेटाइजेशन, चीज़ों को प्राइवेट करें या सरकारी रखें, कैसे मैनेज होगा। एक बंदा टॉपिक अनाउंस करता है, 40 करोड़ लोग एक जगह बैठे हुए हैं और उस पर अपनी राय देते हैं। क्या एक दिन में आप 40 करोड़ लोगों की राय सुन लोगे? और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या 40 के 40 करोड़ लोग इतने समझदार हैं कि राय दे दें? और राय दे भी दें तो क्या 40 करोड़ लोग उस बात में इंटरेस्टेड हैं? इंटरेस्टेड, जैसे कि एक क्लास में अगर मैं जाके बोलता हूँ कि कल से सिलेंडर 10 रुपए सस्ता हो जाएगा, आप 9th क्लास के बच्चे हैं, मैं आपसे बोलता हूँ कि कल से सिलेंडर 10 रुपए सस्ता होगा, क्या आप पे कोई फर्क पड़ता है? आपको उसके लिए कोई भी फील नहीं है, जस्ट बिकॉज सिलेंडर 10 रुपए सस्ता हो या 50 रुपए महंगा हो। पेमेंट्स आपके फादर करते हैं, वो अर्निंग करके लाते हैं, या आपकी मदर पेमेंट करती हैं। आप सिर्फ खाना खा रहे हैं, आपका उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपका कुछ नहीं जा रहा। बट अगर इस टॉपिक को मैं चेंज करके ये बोलता हूँ क्लास 9th को कि बच्चों अब से एक नया वायरस आ रहा है, और 1 साल कोरोना की तरह ठंड मारो घर पे, तो ये आपके प्रॉफिट की बात है। आपके सारे ड्रीम्स जाग गए कि अब तो भाई ऑनलाइन क्लास लगा के लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, खा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, नहा के आए, क्लास रख दी, पढ़ाई समझ कुछ नहीं आ रहा, 0%, बट चल रहा है। वो मजे वाले दिन आपको याद आएंगे, पर सिलेंडर वाली बात आपके मतलब की नहीं थी। और ये जो पढ़ाई वाली बात है कि भाई ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन क्लास हो, पेरेंट्स के मतलब की नहीं है। उनका, पेरेंट्स का मोटिव क्या है कि आप सिर्फ पढ़े। उनको इस बात से मतलब नहीं है कि आप ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन। दे वांट कि आप नॉलेज गेन करें और आप आगे प्रोग्रेस करें, आप बेवकूफ़ ना रह जाएं कि आपको बेसिक बेसिक चीज़ें भी नहीं समझ आ रही, कि आप 12th में पहुंच गए, फोटोसिंथेसिस आपको आता नहीं। आप 12th में पहुंच गए, आपको ये नहीं पता लावा इरप्शन क्या होता है। तो ये है, जिसके मतलब की बात होगी वो उस 40 करोड़ लोगों में बोलेगा, आधों को समझ नहीं आएंगे, आधे बच्चे होंगे। तो इन सब चीज़ों के बचने के लिए हर कंट्री, वो इंडिपेंडेंट हुई हो या किसी की गुलाम थी या कभी भी किसी की गुलाम नहीं थी, अलग अलग टाइप के मेथड्स यूज करते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे देश चलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे डेमोक्रेसी में हम अपने एरिया से एक बंदे को खड़ा करते हैं कि ये हमारे बदले की बातें करेगा। कुछ लोग राजा
रानी का सिस्टम रखते हैं, कुछ लोग तानाशाही रखते हैं। अगली स्लाइड में आपको समझ आएगा। पहले तो आप ये समझ लो, डेमोक्रेसी जो है वो एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, एक देश को चलाने के लिए, जैसे मैंने बोला ना, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अब कंट्री को चलाना है, तो चलाने के लिए अलग अलग मेथड्स आप यूज करेंगे। हर कंट्री को अलग अलग मेथड समझ आते हैं। तो हमारे अलग अलग कंट्रीज में जो मेथड्स हैं उनको हम इस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। एक मिनट, तो मैं थोड़ा ऊपर स्लाइड कर देता हूँ। इसमें लिखा नहीं है नीचे वाली स्लाइड्स में, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट जैसे कि सबसे पहला है डेमोक्रेसी, जो कि हमारे किस में है? इंडिया में ही है। तो डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में ही है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जो रूलर्स होते हैं, जो हम पे रूल करेंगे, उन्हें हम ही चूज करते हैं। जैसे आपके एरिया में इलेक्शंस होते हैं, हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। सेंट्रल लेवल पे जो इंडिया हमारा पूरा है, उस पे इलेक्शंस होते हैं, हर पर्टिकुलर स्टेट का इलेक्शंस होता है। तो वो इंडिया है जिसमें डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की बेसिक डेफिनेशन है कि जो रूलर्स होते हैं उनको लोग ही चुनते हैं, यानी अल्टीमेट पावर किसके हाथ में? लोगों के हाथ में। उसके बाद हमारा एक मोनार्की होता है। मोनार्की में क्या होता है? राजा रानी का सिस्टम चलता है। जैसे इंग्लैंड है, क्वीन एलिजाबेथ वगैरह का आप नाम सुनते हैं कि राजा रानी का सिस्टम चलता रहता है। उसके बाद आपकी डिक्टेटरशिप आती है। मोनार्की का एग्जांपल आपका यूनाइटेड किंगडम है। उसके बाद आपका राजा, डिक्टेटरशिप की हम बात करते हैं तो ये नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप। आज के टाइम पे तो आप किम जॉन को जानते हैं कि डिक्टेटरशिप है, कि एक सिंगल पर्सन की पावर पे रूल होता है। पर एक टाइम पे इससे भी एक महारथी आदमी था। आप नाम पक्का सुना होगा आपने, आप किसी भी क्लास में, इससे फर्क नहीं पड़ता, हिटलर का नाम सबने सुना होता है। गलियों में बोल देते हैं, कोई ज्यादा हीरो बन रहा होता है कि तो हिटलर बन रहा है क्या। तो वो हिटलर एक नाम नहीं है, एक ब्रांड है वो अपने जमाने का। और मतलब वो ऐसा था कि वो कंट्री की प्रोग्रेस को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस था, कि एरिया को एक्सपेंड करना है। वो ये नहीं सोचता था कि अगर हमारे लोग मर रहे हैं, वो ये भी नहीं सोच रहा था कि हमारे भी लोग मरेंगे वॉर में। वो ठीक है, जो चल रहा है चलने दो। और सिंगल पर्सन रूल है तो आप उसको डिसॉल्व ही नहीं कर सकते। तो हिटलर की एक स्टोरी ये भी रही है कि जब हिटलर को चांसलर बनाया गया था जर्मनी का, तो उस चांसलर में क्या हुआ कि हिटलर ने बोला कि हमारे लोगों को मतलब कैसे बोलना है, कैसे उनके मतलब की बात करनी है, ये बहुत अच्छे से आता था उसको। जैसे कि एडोल्फ हिटलर ने क्या बोला कि हमारी कंट्री में जो बूढ़े लोग हैं वो क्या करते हैं? वो खाना खाते हैं, ठीक है। राशन देश का खत्म होता है, ठीक है। जो डिसेबल लोग हैं राशन खाते हैं, खत्म होता है। बदले में कंट्री के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि फिजिकली ठीक नहीं है या फिर वो बूढ़े हो चुके हैं। सारे पूछ रहे थे क्या करना है, हिटलर का सीधा सॉल्यूशन, मार दो। क्या फर्क पड़ता है भाई, मैं कंट्री का राशन खा रहा हूँ, मैं कंट्री का अनाज खाता हूँ, बदले में कुछ नहीं कर पाता, तो क्या करना है, मार दो। और लोग उसकी बात को मान गए। इतने बड़े लेवल पे लोगों को मारा गया, कम्युनिटी के बेसिस पे भी उसने ज्यूज जिप्सीज करके लोगों को मारा। तो सिंगल पर्सन रूल होता है। हालांकि अगर यही केस डेमोक्रेसी में होता तो 50 लोग बोल रहे हैं कि भाई ये गलत है, 50 लोग बोल रहे हैं ये सही है, डिस्कशंस हो रहे हैं, 10 साल बाद रिजल्ट आ रहा है, ये सब नहीं है। डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि एक सिंगल पर्सन का रूल होता है। वैसे एक बात बताऊं कि मेरी पर्सनल फेवरेट जो है, पर्सनल की टाइप ऑफ गवर्नमेंट, नॉट, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि आप मेरी बात मानिए, एवरीवन हैज डिफरेंट व्यूज, मैं इसको प्रेफर करता हूं, डिक्टेटरशिप। बट कंडीशन है इसकी, डिक्टेटर प्योर हार्टेड और प्रॉपर, मतलब कंट्री के हित में सोचने वाला होना चाहिए, जो 1% भी अपने बारे में कभी नहीं सोचे। तो अगर ऐसा डिक्टेटर मिलता है तो डिक्टेटरशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है और होनी चाहिए। उसके अलावा थियोक्रेसी, मतलब आप एक पर्टिकुलर रिलीजियन को लेके पूरी आगे बात करते हैं। देन वी हैव यूनिटरी। मैं ये बाकियों को बहुत डीपली नहीं समझाऊंगा, मैं बस इन 3 को बता देता हूँ क्योंकि ये हर जगह आते हैं। जैसे कि डेमोक्रेसी, मोनार्की, डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी वो जहाँ पे वोट और इलेक्शंस होते हैं, प्रॉपर सबको अधिकार दिया जाता है। मोनार्की में क्या होता है? राजा रानी वाला सिस्टम। डिक्टेटरशिप में सिंगल आदमी जिसके अंदर दम हो बोला जाए, वो कंट्री को रूल करता है। फिर ब्यूरोक्रेसी होती है, फेडरल सिस्टम होते हैं, कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट आप में चाइना का एग्जांपल दे सकते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट लोग क्या कहते हैं? रिलीजियन को और पर्सनल प्रेस्टीज या प्रॉपर्टी को अलग रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कंपनी ने 100 रुपए कमाए, तो कंपनी का मालिक ही ले जाएगा 60 रुपए जिसकी कंपनी, और बचा हुआ लेबर में बांट देगा। पर वो लोग इक्वालिटी पे बिलीव रखते हैं। कम्युनिस्ट में क्या होता है? जो भी प्रॉफिट होता है वो लोगों में इक्वली बटेगा। ये है, घाटा हुआ तो सबका होगा, फायदा हुआ तो सबका होगा। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर पर्सन मजे ले रहा है। देन ऑटोक्रेसी, अगेन ईरान इराक वगैरह में आप देखोगे। एरिस्टोक्रेसी, जो रिच एलीट क्लास होती है कंट्री की, उनके कुछ ग्रुप्स रूल वगैरह करते हैं, अलग अलग चीजें हैं। आपको इन तीनों को बहुत ध्यान रखना है। डेमोक्रेसी, मोनार्की, डिक्टेटरशिप। अगेन आई रिपीट, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें रूलर्स को हम चुनते हैं। मोनार्की में किंग क्वीन का सिस्टम होता है, आज की डेट का इंग्लैंड वगैरह, आप यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है इधर। और डिक्टेटरशिप की अगर हम बात करते हैं तो आज की डेट का किम जॉन, और पुराने जमाने में एडोल्फ हिटलर। ये सारी चीजें हैं, आप इस स्लाइड को आराम से देख लीजिए, सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, पर ये 3 थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम
ये जो हमारा चैप्टर है ये सिर्फ डेमोक्रेसी के बारे में, तो जो डिक्टेटरशिप और मोनार्की वगैरह है उसको बस आप बेसिक बेसिक दिमाग में रखेंगे, बाकी पूरा फोकस डेमोक्रेसी पे रहेगा। हमने डेमोक्रेसी की अगर बात की तो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो आए हैं, जो बहुत फेमस रहे हैं, जैसे आज की डेट में इंटरनेशनल लेवल पर नरेंद्र मोदी जी वगैरह का काफी नाम रहता है। तो उसके अलावा आपने डोनाल्ड ट्रंप वगैरह, ये लोग कोई नॉर्मल सी बात बोलते हैं तो बड़ा सा स्टेटमेंट बन जाता है। तो बड़े बड़े लोगों ने जो अपनी राय दी है, जिसमें सबसे टॉप पे मैंने नाम लिखा है अब्राहम लिंकन का। आई थिंक डेमोक्रेसी दुनिया में आपको कोई पढ़ाए और ये डेफिनेशन ना बताए, ऐसा नियर बाय इम्पॉसिबल है। तो अब्राहम लिंकन 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स थे, फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने लिख दिया है। उनकी डेफिनेशन है डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ये स्टेटमेंट है अब्राहम लिंकन का। स्टेटमेंट को पूरा तोड़ के पढ़ेंगे कि ऑफ द पीपल फॉर द पीपल और बाय द पीपल का क्या मतलब है। विंस्टन चर्चिल थे, ये भी प्राइम मिनिस्टर थे यूनाइटेड किंगडम में, इन्होंने कहा डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर ऑल द अदर्स। इन्होंने कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को क्रिटिसिज्म भी किया है। नेल्सन मंडेला ने क्या बोला है, जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, बहुत इन्होंने स्ट्रगल किया, इनको जेल वेल भी हुई, और नेल्सन मंडेला जैसे हमारे यहाँ गांधी जी रहे हैं, तो वैसे वहाँ नेल्सन मंडेला ने क्रिटिसिज्म वगैरह को, जो ब्लैक और वाइट में डिस्क्रिमिनेशन होता था वो बहुत ज़्यादा था, अपार्थीड वगैरह बोलते थे, उसको खत्म कराया था। इनको जेल वेल भी हुई थी, कितने साल जेल से बाहर आने के बाद फर्स्ट ब्लैक, या हम बोल सकते हैं पोल कम्युनिटी से जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के, वो सबसे पहले कौन थे, नेल्सन मंडेला। इन्होंने बहुत फाइट की और हैट्स ऑफ है इनको कि साउथ अफ्रीका की कंडीशन आज इतनी अच्छी है तो सिर्फ इनकी वजह से। इनका मतलब है डेमोक्रेसी मींस ऑल मैन एंड वुमेन्स आर इक्वल और सबको इक्वल राइट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले। अम्बेडकर आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी लाने वाले, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले तो नहीं कह सकते, सबने जो कॉन्स्टिट्यूशन मिलके बनाया, 4 10 50 चैप्टर उनको असेंबल करके एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगा के कमियां ढूंढ के उनको मॉडिफाई करवाना, ये सब इन्होंने किया। और जॉन एफ कैनेडी 13th प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने भी एक डेफिनेशन दी कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फ्रीडम इक्वलिटी, और जो लोगों के मतलब सबने थोड़ी थोड़ी तारीफ ही की है, डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दुनिया में माना गया है। सारी कंट्री फॉलो नहीं करती, पर ऑल जितनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है उसमें डेमोक्रेसी को बेस्ट ही बोला गया है। अब जो अब्राहम लिंकन हमने स्किप किया था कि ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, क्या ये कह रहे हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो अब्राहम लिंकन थे, इनको भी जेल वगैरह हुई थी, शायद ये मेंटल असाइलम वगैरह भी गए थे, फिर वहां से आके प्रेसिडेंट बने। बहुत इन्होंने स्ट्रगल किया और इन्होंने एक डेफिनेशन दी कि ये 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी बने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन्होंने बोला डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। अब इसमें ऑफ द पीपल का क्या मतलब है, द पावर टू गवर्न बिलोंग टू द पीपल, यानी कि जो रूल करने की शक्ति है कि मेरे नियम माने जाएंगे, मैं जो बताऊंगा वो होगा, ये शक्ति ऑफ द पीपल यानी लोगों के हाथ में ही है। लोगों के हाथ में कैसे, मैंने आज किसी को इलेक्ट किया कि आप हमारे यहाँ के पार्षद या वट एवर इलेक्शन जो होते हैं एमएलए एमपी, वो काम नहीं करता, मैं 5 साल बाद उसको वोट नहीं दूंगा, 5 साल बाद मैं किसी और को वोट दूंगा जो मुझे लगेगा ये कर सकता है, इसमें थोड़ी मुझे एबिलिटी दिख रही है, ये हमारे लिए बात करेगा, मैं उसको वोट दे दूंगा। तो पुराना बंदा अपने पद से हट जाएगा, अपनी सीट को छोड़ेगा, नया बंदा जाएगा, वो हमारा काम करेगा। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम हार जाएंगे और दोबारा मौका नहीं मिलेगा, इस डर से भी लीडर्स काम करते हैं। तो अल्टीमेट पावर किसके हाथ में, लोगों के हाथ में, लोग ही रूल करेंगे। सेकेंड है बाय द पीपल। बाय द पीपल का मतलब है कि जो लोग हमारे लिए रूल बनाते हैं, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल का मतलब हमने समझ लिया। अब है बाय द पीपल। डेमोक्रेसी किसने स्टैब्लिश किया, लोगों ने तो स्टैब्लिश किया। यहाँ पे पढ़ो, द पीपल एक्सरसाइज पावर थ्रू इलेक्शंस, इलेक्शन में होगा, मैं हटा दूंगा, पार्टिसिपेट करते हैं लोग, और जो लीडर हमारे लिए रूल्स बनाते हैं कि भाई एक बिल पास हुआ कि अब से जो वुमेन सेफ्टी है उस पर काम किया जाएगा, तो वो क्यों आया बिल, लोगों की जिस टॉपिक को लेके ज्यादा डिमांड है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग आज की डेट में बहुत ज्यादा हो रही है, जितनी गर्मी पड़ रही है, आउट ऑफ 19 जो सबसे वार्म प्लेसेस हैं वो इंडिया में आती हैं। कितनी ज़्यादा गर्मी है, अभी जुलाई भी नहीं आया, जब इतनी बुरी कंडीशन है तो उस कंडीशन में अभी आपको फॉरेस्ट वगैरह पे ध्यान देना चाहिए, तो गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना पड़ेगा अगर लोग थोड़ा करेंगे। अभी अरावली हिल्स का केस हुआ था कि अरावली हिल्स को तोड़ने वाले थे, लोग पहुंचे कि गलत है, तो वो इतना बड़ा डिसीजन भी डिले कर दिया कि सॉरी भाई गलत ले लिया था डिसीजन, उसको चेंज किया गया। तो सारी पावर्स लोगों के हाथ में है, पहला। दूसरा, जो लोग रूल्स बनाते हैं उन्हें हम चुनते हैं, यानी सरकारों को हम चुनते हैं। सरकार किसके द्वारा, बाय मतलब किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। और फॉर द पीपल, और सरकार है क्यों, ताकि वो हम लोगों का ही भला कर सके। तो सरकार को चुन हम रहे हैं, सरकार काम भी हमारे लिए ही करेगी, ठीक है, और सरकार को बनाते भी हम, ये सारी चीजें हम ही कर रहे हैं जब, तो अल्टीमेट रूलर्स या लीडर्स कौन है, हम ही है। हमें नहीं पसंद आएगा, हम उस पॉलिटिकल पार्टी को हटा देंगे। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड या एमसीक्यू में आ जाती है बहुत बार कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। इसका डिस्क्रिप्शन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने दी है, हु वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एम आई क्लियर? चलिए बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड है
डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्यों है इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की तारीफ दुनिया के इतने बड़े बड़े प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह कर रहे हैं, क्यों डेमोक्रेसी को इतना एम्फेसाइज इतना ध्यान दिया जा रहा है। तो ब्रॉडर मीनिंग मतलब बड़े लेवल पे अगर हम नॉर्मल नॉर्मल तरीके से, बहुत ज़्यादा डीप में ना जाके नॉर्मल तरीके से अगर मोटे मोटे तरीके से डेमोक्रेसी को समझे, तो वो कह रहा है डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी है, सबसे पहली बात डेमोक्रेसी में आपको रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। रेस्पॉन्सिबल मतलब अगर मैंने टेंडर पास किया, किसी को कोई जिम्मेदारी दी और वो काम नहीं होता, तो लोग मुझसे सवाल पूछेंगे, मैं क्या आंसर दूंगा। आप भाग नहीं सकते। मान लीजिए आप एक बार भागते हैं, दो बार भागते हैं, इलेक्शंस तो आएंगे ना, तब आपको उन्हीं लोगों के पास जाना है जिनसे आप भाग रहे थे, तब क्या करेंगे। तो आप उनको, जो काम आपने 4 साल में नहीं किया, आप 2 महीने में काम करके लोगों को इम्प्रेस कर लेंगे। लोग आई थिंक इतने बेवकूफ़ तो नहीं है, हालांकि हैं, पर ऑन पेपर और ऑफ पेपर दोनों बातें डिफरेंट है। ऑन पेपर तो बोल रहे हैं डेमोक्रेसी बेस्ट है, ये है वो है, और ऑफ पेपर जब आप रियल ग्राउंड हरकत देखेंगे तो जहां से नेता गुजर रहा है तो 2 दिन पहले रोड बन जा रही है, जो रोड 50 साल से टूटी पड़ी है। इनॉग्रेशन के दिन ब्रिजेस टूट रहे हैं। तो ऑन पेपर अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं, ऑफ पेपर तो हालत दिख ही रहे हैं आप। बट ऑन पेपर वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी बेस्ट है। और पहला मैं रीड करता हूँ। इन इट्स लिमिटेड सेंस डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो रूलर्स आते हैं उनको कौन चुनता है, हम चुनते हैं। मॉडर्न टाइम्स यानी आज की टाइम पे देखेंगे, डेमोक्रेसी जो होती है हमारे देश में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। अभी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है, एक तरीके से मैं ही डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता हूँ। सरकार कौन है, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज गवर्नमेंट, मैं हूँ सरकार, मैंने बनाई है। मैं वोट देने गया था, 10 लोगों में मैंने डिस्कस किया कि भाई ये इसको दें, इसको दें, इसको वोट दें, किसको वोट दें, ये सही कर रहा है, ये खराब कर रहा है। हमने ही सरकार बनाई है, हम ही उसको बनाते हैं, हम ही उसको बिगाड़ सकते हैं। तो जब उस बनाने और बिगाड़ने की पावर हमारे ही हाथ में है, तो सरकार मैं ही हूँ फिर। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और इसका मतलब ये भी है कि अगर मुझे किसी दिन लगता है कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, रोज फ्रॉड हो रहे हैं, लोग कहते हैं हम करेंगे करेंगे बट वो काम नहीं करते, तो मैं खुद इलेक्शंस लड़ सकता हूँ एक मिनिमम क्राइटेरिया को पार करके। फॉर एग्जांपल 25 मिनिमम एज है, तो मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा एमएलए एमपीज के 25 की एज में। मुझे लग रहा है कि मैं दूसरों से बेहतर काम कर सकता हूँ, मैं खुद को रिप्रेजेंट करूंगा। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। और वही उसके बाद है डेमोक्रेसी बियॉन्ड द गवर्नमेंट। जैसे डेमोक्रेसी इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू गवर्नमेंट अलोन, इट इज ऑल्सो मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन इन फैमिलीज। वो बोल रहा है डेमोक्रेसी ये नहीं है कि नेशनल लेवल पे ही होती है, सिर्फ नेशनल लेवल पे डेमोक्रेसी नहीं है, घर घर में गली गली में हर जगह डेमोक्रेसी है। कैसे, मान लीजिए घर में एसी लगना है या कूलर लगना है, पापा का प्रपोजल है कि भाई बजट आ गया थोड़ा सा, एसी लगवा लें कि कूलर लगवा लें। अब मम्मी ने क्या पॉइंट दिया, अभी अगले महीने फीस भी भरनी है, तो पैसा बचा लेते हैं, कूलर लगवा लेते हैं, बचे 10-15 हज़ार रुपए से फीस भर देंगे, और जो सैलरी में से बचेगा फिर आगे कुछ देखेंगे। ये मम्मी का पॉइंट है। हम बच्चों का क्या है, कुछ मतलब नहीं है, हमको ऐसा आराम चाहिए। हमने पॉइंट क्या रखा कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, निपट जाए 2-3 महीने में, उससे अच्छा है कि बच ही जाओ, एसी लगवा लो। पता चला 2-3 महीने बाद इतनी गर्मी पड़ रही है, बचे ही नहीं, फिर एसी क्या लगाएंगे। तो बच्चे जिद कर रहे हैं कि एसी ही लगवाओ। अब फादर के हाथ में डिसीजन है कि क्या करें। अब आप ये सब क्या हो रहा है, हर आदमी की राय ली जा रही है कि तू बता तेरे लिए। तो जो डिसीजन यानी जो काम ज्यादा 100% आप किसी के लिए अच्छा कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल इवेंट है। पर जो चीज ज्यादातर लोगों को बेनिफिट करती है, 140 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, मान लो 120 करोड़ लोगों के लिए प्रॉफिट हो रहा है और 20 करोड़ जो लोग हैं उनके लिए घाटा हो रहा है, तो हम उन 20 करोड़ को कुचलेंगे नहीं, हम उस चीज को अप्लाई तो करेंगे 120 करोड़ के लिए। और जो ये 20 करोड़ लोग हैं इनके लिए कोई ना कोई अल्टरनेटिव मेथड निकालेंगे कि भले ही इनका फायदा ना हो पर इन 20 करोड़ को तकलीफ भी ना हो। जैसे अगर पापा कूलर ही लगवा देते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कूलर में इंसान मर जाएगा, ठीक है थोड़ा हैवी कूलर लगवा दो, 2000 का बजट और बढ़ जाएगा, लेकिन बचेगा ना कुछ अमाउंट। तो हम हर इंसान एक एक ह्यूमन को लेके चलते हैं डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी घर घर में, गली गली में। गली में सरकार कोई काम करने आती है, बोलती है वाईफाई लगा दें। गली में 15 खंबे हैं, सरकार कह रही है 2 खंभों पे वाईफाई लगाना है। तो 2 खंभों पे वाईफाई लगाना है, कौन से खंभों पे लगेगा। तो गली का हर बंदा एक बार बाहर आके डिस्कशंस करता है कि कहाँ लगवाएं कहाँ लगवाएं, और उसके बाद जाके वाईफाई लगता है कि भाई एक गली के आप स्टार्टिंग पे लगा दीजिए, एक एंड पे लगा दीजिए, या फिर मान लो बीच में 15 प्लॉट खाली हैं, तो वो लोग कहेंगे यहाँ तो खाली प्लॉट है, तो आप एक एंड पे लगाओ एक स्टार्टिंग पे लगाओ। तो डेमोक्रेसी हर जगह है, डिस्कशंस हर जगह है। उसके बाद बात करते हैं डेमोक्रेसी आइडियल फॉर्म है। आइडियल का मतलब क्या होता है, आइडियल मतलब होता है कि हम जिसके ऐसा बनना चाहते हैं। कि हमने कभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखा कि भाई वो बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेयर है, 41 की एज में इतना सब कुछ कर रहा है, हार नहीं मानता। कई कई प्लेयर्स आपने देखे होंगे जल्दी रिटायर हो जा रहे हैं। मतलब हम किसी को मिरर में देखते हैं कि यार ये तो बहुत तगड़ा इंसान है, ऐसा बनना है, इसकी कुछ क्वालिटीज अंदर आ जाए तो मजा आ जाए। इसके अब्दुल कलाम को लोग देखते हैं, तो जो आइडियल लोग जिनको देख के हम अपने आप को रिलेट कर सकते हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट है, तो डेमोक्रेसी को आइडियल देखा जाता है। क्यों देखा जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज इक्वलिटी, डिग्निटी, जस्टिस। इक्वलिटी मतलब सबको बराबर रखती है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर्स, उनके बारे में बहुत कम बात होती है, बट
उनको भी बराबर रख के चलती है डेमोक्रेसी। वो हम लोग हैं, नॉर्मल पीपल है जो इतने खराब हैं, जो लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, बट अल्टीमेटली जो हमारे फॉर्म्स होते हैं, आप फॉर्म में देखो ना, हर जगह मेल फीमेल और अदर का ऑप्शन आता है, लेकिन अदर वाला ऑप्शन में कोई टिक नहीं करता। क्यों नहीं टिक करता? क्योंकि भाई वो लोग अगर आएंगे, वो लोग मतलब वो हमसे अलग नहीं है, दे आर ह्यूमन बींग्स, बट वो आते हैं तो लोग उन्हें कितना चिढ़ाते हैं कि तू ऐसा है, तू वैसा है। भाई बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है तो वो लोग शेमफुल फील करते हैं। अगर हमारा माइंडसेट क्लियर हो जाए तो डेमोक्रेसी तो मौका दे रहा है ना सबको बराबर का। वो तो हम लोग हैं जो आपस में नौटंकी कर रहे हैं, डेमोक्रेसी तो सबको इक्वल ट्रीटमेंट दे ही रहा है। उसके बाद हर आदमी की डिग्निटी को मेंटेन करता है कि आप मान लो मेरा प्रोफेशन है, मैं नाली साफ करता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को नहीं मिला जॉब, मैं या फिर कह सकते हैं मैं उतना मेहनत नहीं किया, मैं सीवेज क्लीन करता हूँ। तो सीवेज क्लीन करने का मतलब ये नहीं कि कोई भी आके मुझसे कुछ भी कह जाएगा, या मेरे साथ अगर बुरा होगा तो कोर्ट मेरी बात नहीं सुनेगा। हर पर्टिकुलर इंसान की डिग्निटी को मेंटेन करना भी डेमोक्रेसी का काम है। जस्टिस प्रोवाइड होता है। जस्टिस तो खैर जोक बन के रह गया है, इस पे कभी डिस्कस करेंगे। जस्टिस होता है, इसमें भी यहाँ पे ग्लिच है, लिखा है जस्टिस होता है, लिखा नहीं है, ये नहीं लिखा कितने देर में होता है, दिन में होता है, साल में होता है। कई कई बार ऐसा होता है जब तक रिजल्ट आता है तो जिसके ऊपर क्राइम हुआ होता है वो निपट लिया होता है। ठीक है, तो ड्रॉबैक्स अभी आएंगे कि डेमोक्रेसी में ये सब क्यों होता है, क्यों इतना डिले हो जाते हैं डिसीजंस। फायदे नुकसान हर चीज है। उसके बाद अगला क्या है, रोल ऑफ सिटीजन इन डेमोक्रेसी। सिटीजन का पूरा पूरा रोल है। हमारे सिटीजन निकम्मे टाइप के हैं। कैसे हैं? कोई वोट मांगने आ रहा है, मान लो अभी इलेक्शन हुए, कोई वोट मांगने कि भैया हमें वोट दीजिएगा, तो लोगों को ये पूछना चाहिए, लोग क्या करते हैं कि तुम हमारे लिए क्या करोगे, ये पूछते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप उसको वोट दो जिसने किया हुआ है। मान लो मैं अपोजिशन पार्टी का लीडर हूं, मैं अभी डेमोक्रेसी में या पार्टी में नहीं हूँ, रूलिंग पार्टी में नहीं हूँ। अब मैं जो काम करूं वो मेरे अच्छे हैं ना। भाई पावर में आने के बाद किसी ने प्रॉमिस किया कि मैं ये कर दूंगा, कर दूंगा, करेगा नहीं करेगा क्या गारंटी है? अभी कर, पहले आप करो। जो आप 2 महीने में गली गली घूम के इलेक्शंस लड़ते हो, मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो समझते हैं आप, कि जीतने के बाद हम क्या करेंगे, वो बातें बताते हो, वो आप पहले ऑन ग्राउंड करिए। आप 2 महीने में सारी पार्टी लग जाइए, आप यमुना साफ करो, आप सीवेज ट्रीटमेंट पे काम करो, आप भाई फॉरेस्टेशन पे काम करिए, आप गरीबों को घर दिलाइए, इसको जॉब दिलाइए, जो काम करके दिखाए उसको वोट दो। ये भी तो कर सकते हैं, एक अल्टरनेटिव मेथड हो सकता है कि 2 महीना है, दो अगर एक दिन में पूरा एरिया साफ किया जा सकता है तो 2 महीने तो बहुत है। सारी पार्टी करो अपना अपना काम, जो अच्छा काम करेगा उसको हम जिता देंगे, सिंपल सा है। तो रोल ऑफ सिटी ऐसा होता नहीं है। पहले वो लोग आते हैं, झूठे वादे करते हैं कि ये वो, और आप जब भी देखेंगे इलेक्शंस आते हैं तो सबको अपनी रिलीजियन, अपनी कास्ट, ये सब याद आ जाती है कि आदमी हरामी है, एक नंबर, एक नंबर खराब आदमी है, कुछ नहीं करने वाला, हमें पता है। पर बात क्या है, भाई हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो चलो दे दो। लोग सिर्फ अपना सोचते हैं। अपना कैसे? कि अगर हमारी कम्युनिटी का आदमी होगा तो 140 करोड़ गए भाड़ में, जो हम 20 करोड़ लोग हैं, या फिर हम उस एरिया में जितने लोग हैं उनका तो भला करेगा। आप ये सोचिए कि जो पर्सन आया, ऐसे पर्सन को चूज करिए जो नेशन की बात करता हो, देश की बात करता हो, जो देश का भला करना चाहता हो, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का सगा ना हो। ठीक है, तो ये सब सिटीजन का रोल है। सिटीजन को ही पूछना है, सिटीजन को ही वोट देना है, सिटीजन के हाथ में पावर है, पर सिटीजन सो रहा है। ठीक है, डेमोक्रेसी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक आदमी सत्ता में जिंदगी भर नहीं रह सकता, आज हो कल नहीं हो, परसों हो फिर हटा दिया, फिर अच्छा काम किया। अभी मोदी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, वो लगातार 3 बार से। तो गवर्नमेंट को हम इसलिए नहीं हटा पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छी है, कमियां उनमें भी है, बहुत कमियां हैं, और हर पार्टी में होती हैं। प्रॉब्लम ये है कि कोई तो आए जो उनसे कुछ ठीक ठाक काम करके दिखाए। क्लेम सब करते हैं कि मैं कर दूंगा, अभी करो ना। सबका क्या रूल है कि मैं जीतूंगा तो करूंगा, अभी करके दिखा, अभी करो। आ जाओ। कौन? अगर मैं कोई अच्छा काम करता हूँ या मैं बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, पीपल विल फॉलो फॉलो मी। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं इधर उधर पैर छू रहा हूँ किसी के कि कर दो यार कर दो, ऐसे नहीं होता। तो ये है डेमोक्रेसी। अगेन आई रिपीट, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इसको काउंट किया जाता है। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी नहीं है, घरों में भी डेमोक्रेसी होती है। हर चीज़ के लिए आप डिस्कशंस करते हैं, हर चीज़ के लिए 100 बार सोचते हैं, फंडिंग देखते हैं, आप अपने पर्सनल मैटर्स को देखते हैं, तब जाके एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं, ताकि जो रिजल्ट आए वो बेस्ट हो, उसमें कोई कमी ना हो। और ये एक सबसे बेस्ट आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि इसमें इक्वलिटी, जस्टिस, सब कुछ मेंटेन किया जाता है। उसके बाद सिटीजन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है डेमोक्रेसी में, क्योंकि सिटीजन कोई इसमें राजा या मालिक आप बोल सकते हैं, वही है जो है, वो चाहे तो हटा सकते हैं, वो चाहे तो नहीं भी हटा सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स गंदी चीज़ है, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, बल्कि आई थिंक सो कि पॉलिटिक्स में हर इंसान को इंटरेस्ट लेना चाहिए। व्हेन यू विल हैव अ गुड नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स, व्हेन यू विल नो अबाउट द पॉलिटिशियंस, उनका पास्ट, उनके क्राइम्स, जब 140 करोड़ लोग बिना बोले एक जगह खड़े भी हो जाएंगे तो देयर इज 0% चांस कि सामने वाला आपको सप्रेस कर जाए। कितनी पुलिस है? पुलिस भी तो आप ही के बीच में से गई है। अगर 10,000 पुलिस वाले हैं तो कम से कम 5,000 को तो सही और गलत का फर्क समझ आएगा। कितनों को आप पैसे खिलाएंगे? तो डेमोक्रेसी ये है। डेमोक्रेसी में जो सारी पावर है वो लोगों के हाथ में ही होती है, और वो जो चाहे वो इजीली हो सकता है, बट आपको जगना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या क्या फीचर है, खासियत क्या है? गाड़ी खरीदी, माइलेज कितना है भाई, तेल कितना डलता है,
हैं, पहिए कब तक घिस जाएंगे, मैक्सिमम स्पीड कितनी है। तो ये फीचर्स क्या क्या प्रॉफिट हैं, ये कि मैं गाड़ी ले तो लूंगा, फायदे क्या दिलाओगे। तो सबसे पहली बात क्या है फीचर्स डेमोक्रेसी में, पहला है कि मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। जो मेजोरिटी यानी ज्यादातर फैसले लिए जा रहे हैं वो लोग लेते हैं जिनको इलेक्ट किया गया यानी चुना गया है। देयर आर दो टर्म्स, टू टर्म्स आर देयर, फर्स्ट इज इलेक्टेड एंड फर्स्ट इज नॉमिनेटेड। अब डिफरेंस क्या है, इलेक्टेड वर्ड में ही तुम्हें समझ आ रहा होगा इलेक्शंस, और नॉमिनेटेड वर्ड में शब्द आता है नॉमिनेशन। इलेक्शंस का मतलब क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन हुए, मैंने चुन लिया कि भाई तुम जीत गए। कई लोग ये बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर क्या है, इलेक्टेड है नॉमिनेटेड है, बताइए। 90% लोग लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड, बट प्राइम मिनिस्टर इज नॉट इलेक्टेड, इट इज नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड कैसे हुआ, वो ऐसे हुआ, मैंने जब वोट दिया, आप अभी वोट नहीं दे के आएंगे, जस्ट आस्क योर फादर मदर प्लीज टेक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, आप ही लोग हैं आगे जाके देश सुधारेंगे। हालत तो खराब हो रही है, कोई भी पार्टी है सब करप्ट है, सब यही कर रहे हैं, बट यू आर द वन, यू आर द जनरेशन जो आगे जाके कुछ कर सकती है, टेक इनिशिएटिव्स करिए। हर एक पर्टिकुलर इंसान को सपोर्ट करना होगा, देन यू विल गेट टू नो अबाउट द कि भाई देश की हालत क्यों खराब है और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। चलो हम वापस आते हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। हम जब वोट देने जाते हैं, मैंने वोट दिया, आई नो आपको नहीं पता, पेरेंट्स से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो वहां पे अलग अलग होता है कि कमल का फूल बना बीजेपी लिखा, या सबके अलग अलग सिंबल्स हैं, और तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी ऐसे लिखा होता है। वहां पे नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जी ऐसे नहीं लिखा होता। पार्टीज को हम वोट देते हैं, और बीजेपी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी या राहुल गांधी जी की पार्टी, वो उन लोगों के ऊपर है कि जब पार्टी पावर में आती है तो वो अपना लीडर किसको बनाए। हम लीडर किसको बनाते हैं, जो बहुत अच्छा बोलता है, जो बहुत अच्छा स्पीकर होता है, जो लोगों में बहुत फेमस होता है। तो मान लेते हैं कि अभी बीजेपी पार्टी, मैं जब वोट देता हूं तो मैं कमल का जो बटन है, लोटस जो है उनका सिंबल, उसको प्रेस करूंगा, या फिर मैं जो सिंबल्स है, हाथी किसी का सिंबल है, किसी का साइकिल है, मैं उसको प्रेस करूंगा। मैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को वोट नहीं देता। अगर मैं डायरेक्ट किसी को वोट दूंगा तो बीजेपी पार्टी इलेक्टेड है, पार्टी आपकी इलेक्शन से आई है, दैट इज इलेक्टेड। और नॉमिनेटेड क्या होता है कि आपने इलेक्शन के बाद आपस में ही डिस्कस करके एक आदमी को बोला ये बनेगा हमारा प्रधानमंत्री, या ये हमारी पार्टी का लीडर बनेगा, तो वो पर्सन नॉमिनेटेड है। सो प्राइम मिनिस्टर इज नॉमिनेटेड नॉट इलेक्टेड। चलिए बात करते हैं, तो जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो सारे फैसले लेते हैं, और इलेक्टेड लीडर्स कहाँ से आए हैं, आम जनता से। चुना किसने, हमने, मैंने वोट दिया है। मैंने बोला कि भाई तू अगर हमारे यहाँ से खड़ा होगा तो गली का काम करवा, हम तेरे को वोट देंगे। वो जीता है तो वो हमारे हक की बात तो करेगा ही, नहीं करेगा तो हटा देंगे। तो जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो सारे फैसले लेते हैं, यानी इनडायरेक्टली हम ही घर बैठे बैठे खुद के फैसले लेते हैं। इन अ डेमोक्रेसी जो फाइनल पावर होती है वो रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो लोग, मेरी गली से 10 लोग हैं, उनमें से एक आदमी खड़ा हुआ है, तो वो आदमी पॉइंट रख रहा है, और वो आदमी पॉइंट अपने नहीं रखेगा। वो ये नहीं बोल सकता कि मेरे घर में सिलेंडर की पाइपलाइन नहीं पहुंची, वो क्या बोलेगा, मेरी गली में ये कमियां हैं, मेरी सोसाइटी में कमियां हैं। तो आप एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो वही बात बोलेंगे जो हम उन्हें सिखाएंगे। तो सारी पावर घूम फिर के किसके हाथ में, मेरे हाथ में, आपके हाथ में। इलेक्टेड लीडर होते हैं वो पैसे, कास्ट, रिलीजियन या फोर्स से नहीं चुने जाते, वो अपने कामों से चुने जाते हैं, अपने प्रोस्पेक्टिव से चुने जाते हैं, अपने नजरिए से कि आपका नजरिया कितना अच्छा या कितना खराब आप सोचते हैं, वो उन सारी चीजों से चुने जाते हैं। ठीक है। अकाउंटेबल यहाँ पे वर्ड आया है कि जवाबदेही हैं आप। अगर आपने कोई काम किया है, अच्छा किया है तो आपको जवाब देना होगा, बुरा किया है तो आप जवाब देंगे। मैंने अगर कहीं पे बोल दिया है कि यहाँ से हाईवे जाएगा, तो फार्मर्स बोल रहे हैं कि भाई हाँ तो हमारी लैंड है, आप उसका पैसा भी नहीं दे रहे, तो मुझे जवाब देना होगा कि भाई हम आपको पैसा देंगे, या पैसा नहीं देंगे तो क्या करेंगे। आपको हर पर्टिकुलर चीज का आंसर इन रिटर्न देना ही पड़ेगा, तब जाके आप कोई काम कर सकते हैं। ठीक है। और पॉलिसीज, नेशनल डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, ये सारे डिसीजन किसके हाथ में, जो हमारी डेली लाइफ को, कि भाई जब रेड लाइट जलती है तो आपको रुकना पड़ता है ना, ग्रीन लाइट पे आपको मूव करना पड़ता है। अब मान लो स्टार्टिंग से ये रूल होता कि ग्रीन लाइट पे आप रुकेंगे, रेड पे जाएंगे, तो आज सब कुछ उल्टा होता। तो सारे डिसीजन, एक एक छोटे से छोटा डिसीजन जो आप सोच भी नहीं सकते, वो कौन लेता है, वो रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं जिनको हम चुनते हैं। ठीक है। सोसाइटी का वेलफेयर, सिटीजन के बारे में, जस्टिस, वो सारी चीजें चुनते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अलग है। जैसे इंडिया में आपकी पार्लियामेंट होती है, लोकसभा राज्यसभा होती है, लोकसभा में लोग जाते हैं, फिर वहां से कुछ मेंबर राज्यसभा में चले जाते हैं जो परमानेंट हो जाते हैं, है ना। और फिर वो लोग रूल्स बनाते हैं, वो फिर प्रेसिडेंट उनको साइन करता है, और उसके बाद अगर वो गलत बनता है तो कोर्ट उसको बोलता है कि भाई ये आपने कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अगेंस्ट बना दिया, इसको चेंज करो। तो कोर्ट भी नजर रखता है, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। कनाडा का केस है, यूएसए का केस है, रशिया का केस है। अगर हम इसको 4-5 पॉइंट्स में समराइज करें तो जो सारी पावर होती है, जैसे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में 4 पॉइंट आज हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है मेजर डिसीजन, घूम फिर के बात है कि सारे जो फैसले आते हैं वो
वो लीडर्स लेते हैं जिनको मैंने चुना है, आपने चुना है। तो आप स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो इसकी पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो वहां से भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, आप इसे देख लीजिए। चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। सेकंड पॉइंट है फ्री और फेयर इलेक्शन। फ्री और फेयर इलेक्शन का मतलब क्या है? चीटिंग नहीं होनी चाहिए। अब कई लोग रिजर्वेशन पे बहुत लड़ते हैं, रिजर्वेशन पे लड़ते हैं। जैसे छोटी स्टोरी है, सुन लीजिए, हिस्ट्री की मैं बात करता हूँ। मान लेते हैं कि घर में 2 बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल। एक थोड़ा सा डिसेबल है, बाय बर्थ, पैदा होते ही वो डिसेबल था, और दूसरा क्या है, एकदम फिट और फाइन है, ठीक है। तो अगर जो बच्चा डिसेबल है उसको थोड़ा सा आपने ज्यादा लगाव या प्यार दे दिया तो क्या प्रॉब्लम है ना? अगर वो फिजिकली फिट होता, ये अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं है, ये अनइक्वल नहीं है कि भाई एक बच्चा है जो फिजिकली फिट है आप उसको कम प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। प्यार आप दोनों से इक्वल करते हैं, बट वो जो बच्चा है उसको थोड़ी ज्यादा केयर की जरूरत है, उसको जरूरत ज्यादा है। वैसे ही हमारे देश में रिजर्वेशंस की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन्स की मैं बात करता हूँ। तो एक टाइम पे आपने उनको स्कूल ही नहीं जाने दिया, आपने उनको बोला स्कूल मत जाओ, आपने बोला साथ में मत रहो, बेसिक एजुकेशन मत लो, पढ़ो मत, हम आपको बता देंगे वर्बली। और जब बात आई पढ़ाने की या कॉम्पिटिशन्स की, तो आप सेम कॉम्पिटिशन रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई भी रिजर्वेशंस वगैरह ना हो। तो ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में देखनी चाहिए थी ना। अगर स्टार्टिंग से सब इक्वल ट्रीटमेंट होता तो ये तो पॉइंट आता ही नहीं। अनइक्वल ट्रीटमेंट हुआ है, गड़बड़ हुई है, तो सुधारनी तो पड़ेगी। कई लोग हैं जो सोसाइटी में, अब हम दो चीजें कर सकते हैं, या तो सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इक्वल ट्रीटमेंट कैसे? कि भाई आप किसी भी रिलीजियन, जेंडर, कम्युनिटी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना करें। तो हर चीज फिर आप कंपटीशन में से रिजर्वेशन, हर जगह से रिजर्वेशन, हर जगह से हटा दीजिए, सबको इक्वल रखिए। अब आप इक्वल भी नहीं रखते और आप रिजर्वेशन पे भी फाइट आउट कर रहे हैं, तो इससे प्रॉब्लम ये है कि एक चीज तो आपको करनी पड़ेगी, या तो सोसाइटी में आप रेस्पेक्ट दीजिए सबको, या फिर अगर आप रेस्पेक्ट नहीं दे सकते तो आपको रिजर्वेशन देना है। तो आप रिजर्वेशन पे लड़के और इज्जत भी नहीं करेंगे, तो आई थिंक दोनों चीजें आप अपने हित में नहीं ले सकते। यहाँ पे बात करें फ्री और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन की, सबको मौका मिलता है। एक बेसिक क्राइटेरिया है कि आप 25 साल के होने चाहिए, आप हैं, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आप हैं, आप लड़िए इलेक्शन। अब वो लोग चूज करेंगे कि आर यू दैट मच कैपेबल कि आप इलेक्शन जीत के आगे फॉरवर्ड पहुंचे। ठीक है, वो लोगों का प्यार है, लोगों की समझ है। अब उसके लिए आपको, मैंने फिर बोला कि ऑन पेपर और ऑफ पेपर अलग अलग चीजें। ऑन पेपर तो लिखा हुआ है फ्री और फेयर इलेक्शंस हैं, सब कुछ बढ़िया तो चल रहा है। अगर ऑन पेपर के हिसाब से मैं मानूं तो इंडिया तो जीत गया सबसे बहुत आगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हम तो फर्स्ट हो गए भाई। ऑफ पेपर क्या होता है? 1,000 रुपए मिल रहे हैं, वोट खरीदे जा रहे हैं, दारू बांटी जा रही है, सिर्फ आई एम नॉट टारगेटिंग समवन, ये सब करते हैं बहुत ग्राउंड लेवल पे। कई बार होता है कि कोई कुछ बोलता है तो पुलिस अरेस्ट कर रही है, बट अरेस्ट करना इज नॉट द सॉल्यूशन। आप ग्राउंड लेवल पे देखिए ना चीजें कैसे चलती हैं। तो ऑन पेपर फिर वही है कि हमें कॉपी में ऑन पेपर का लिखना है। तो ऑन पेपर की अगर हम बात करें तो भाई सब बढ़िया चल रहा है, फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, ईमानदारी फुल ऑन द टॉप 100%। कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं और एक बेसिक लिमिट 25 की एज को पार करते हैं। उसके बाद इलेक्शंस में आप खड़े हो सकते हैं, वोट दे सकते हैं। वोट का भी सीधा क्राइटेरिया है कि 18+ आप होने चाहिए और इंडिया के नागरिक आने चाहिए, होने चाहिए। रेस, कास्ट, रिलीजियन, जेंडर, एज कोई फर्क नहीं पड़ता, एज का फर्क पड़ता है, 18+ आप होने चाहिए। सो +18 एंड सिटीजन ऑफ इंडिया, ये दो क्राइटेरिया के बाद आप क्या करेंगे, इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। अपोजिशन पार्टी को भी पूरा पूरा मौका मिलता है कि वो अपने पॉइंट्स को रखे कि हम जीतने के बाद क्या करेंगे। रूलिंग पार्टी हट भी सकती है अगर वोटर उससे सेटिस्फाई नहीं होते। और अगर इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं होते तो इन केसेस में क्या होता है, कई बार इलेक्शंस कैंसिल भी हो जाते हैं, पोल बूथ कैप्चरिंग वगैरह। जैसे पहले बैलेट पेपर पे इलेक्शन होता था ऑन पेपर, फिर उसके बाद लोगों ने बोला कि अब टेक्नोलॉजी का जमाना है और बैलेट पेपर को हटा के आप ईवीएम, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, इस पे आप इलेक्शंस करवाइए। तो अब इलेक्शंस उस पे होते हैं। ठीक है, अब इसमें 4 स्टेप हैं। पॉलिटिकल पार्टी अपने आइडिया देती है, लोगों को जिसकी बात ज्यादा समझ आती है उसको चूज करते हैं, लोग वोट डालते हैं, रिजल्ट डिक्लेयर होता है, पॉलिटिकल पार्टी बनती है और फिर वो लोगों के लिए डिसीजंस लेते हैं, नए नए रूल्स बनाती हैं। जो उन्होंने बातें कही होती हैं, मैंने एक बात कह दी कि कल मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो नहीं पढ़ाऊंगा, और अगर पढ़ा रहा हूं तो रीजन देना पड़ेगा कि जब छुट्टी कह दी थी आपने तो क्यों पढ़ा रहे हो। तो ये सारी चीजें चलेंगी। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था। दूसरा है फ्री और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी सबको मौका मिलता है कंपटीशन में फाइट करने का। आप जीते तो जीते, हारे तो हारे, आपको रोका नहीं जा सकता कि आप लड़ो ही मत, ये नहीं है। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा, उससे मैं रिलेट कर देता हूँ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या था, 3 कैटेगरी के लोग रहते थे। जैसे हमारे यहाँ पे कैटेगरी बोलते हैं, वहां पे ई स्टेट्स बोलते थे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ई स्टेट्स होते थे। अब ई स्टेट्स में क्या होता था कि ये पूरे ग्रुप में मान लो 10 लाख लोग हैं, इस पूरे ग्रुप में 20 लाख लोग हैं और इस पूरे ग्रुप में 60 लाख लोग हैं।
तो जो 10 लाख लोग जो वोट देंगे, ये पूरा एक वोट काउंट होगा, एक। 20 लाख लोग जिस चीज पे हाँ करेंगे वो एक वोट माना जाएगा, और 60 लाख लोग जिस पे बात करेंगे वो एक वोट होगा। और इलेक्शन कैसे होगा, इन तीन में से दो ग्रुप जिस बात पे एग्री कर जाएंगे तो 3:2 से वो जीत जाएगा और उस बात को मान लिया जाएगा। पर क्या ये कंपटीशन सही है? आप देखिए ना, यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन है, 60 लाख लोग हैं, यहाँ पे 20 लाख हैं, 10 लाख हैं। तो ये फ्री और फेयर तो नहीं है। तो इसको हटा के फिर हमारे पास वन वोट, वन पर्सन वन वैल्यू। इसका मतलब है हर इंसान के वोट की वैल्यू वन मानी जाएगी, अगर वो दो क्राइटेरिया, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 18+ और इंडिया का सिटीजन है और वोट अगर डाल रहा है, तो हर, चाहे वो मेल फीमेल या कोई पर्सन है जो फिजिकल चैलेंजेस से गुजर रहा है, कलर कॉम्प्लेक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइट से किसी भी टाइप का कोई फर्क नहीं पड़ता, जेंडर रिलीजन वगैरह कुछ भी नहीं, अगर इंसान ने वोट डाला तो सबके वोट की वैल्यू वन काउंट होती है। ठीक है, आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग जगह था, कई कई जगह वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं मिले थे, और इस चीज को वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू के, इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये नाम बहुत बार आता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये इसको बोला जाता है। ठीक है, आराम से, मैं टाइम नहीं ले रहा हूँ ज्यादा, क्योंकि स्लाइड का आपको वो तो मिल ही जाएगा पीडीएफ। उसके बाद हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट। यानी कि ऐसा है कि हम लोगों के हित की बात करेंगे, लोगों के लॉ की इज्जत करेंगे जो लोगों को मिले हैं, बट बदले में लोगों को भी लॉ की इज्जत करनी चाहिए। तो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है जिसको आप सिविक सेंस कई बार बोल देते हैं कि जीरो सिविक सेंस। जीरो सिविक सेंस का मतलब क्या है? लिखा हुआ है मत थूको तो मत थूको, उस पर फाइन लगना है। ट्रेन में बिना टिकट ट्रेवल मत करो तो मत करो। जो लॉ बने हुए हैं वो आपकी इज्जत करेंगे, कि एक इंसान पे अगर मर्डर का चार्ज है तो उसको भी उतनी पनिशमेंट है जितनी दूसरे पर्सन पे मर्डर का चार्ज है। बट अगर पर्सन जब कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं फॉलो करेगा तो फिर दोनों पैरेलल चीजें हैं, कि रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। जैसे रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि नो वन इज अबव द लॉ, नॉट इवन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कोई पर्सन है, कोई चेयर पर्सन है, प्रेसिडेंट है, इवन प्रेसिडेंट को भी गलत काम करने पे या कोई गलत डिसीजन लेने पे उसके पद से हटाया जा सकता है। उसको इम्पीचमेंट कहते हैं, एक प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट। तो उस प्रोसेस को लगा के प्रेसिडेंट को भी उसकी पद से हटाया जा सकता है। यानी लॉ की नजर में सब बराबर हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और आपको भी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी। फंडामेंटल राइट्स और नॉर्मल राइट आपको पता होंगे। फंडामेंटल राइट 6 राइट हैं जो पैदा होते ही मिल जाते हैं। आप पैदा हुए भारत में, आपको मिल गए, पहले 7 हुआ करते थे, अब 6 रह गए हैं। वो एक राइट हट गया है जिसको राइट टू प्रॉपर्टी बोलते हैं, वो अब नहीं है, पर वो लीगल राइट या नॉर्मल राइट की तरह काम करता है, फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल राइट 6 हैं, कभी पढ़ाऊंगा, एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और ये रहे फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कोई कुछ गलत कर रहा है, वीडियो बनाऊंगा, बोलूंगा, मेरी मर्जी है। जो आजकल होता है ना कि पुलिस वाले कैमरा छीन लेते हैं या कुछ करते हैं, या कोई भी, नॉट पुलिस, जो लोगों को डिस्कंफर्टेबल लगता है, जो गलत करेगा वो तो छीनेगा ही कैमरा। तो कोई कैमरा छीनने का अधिकार नहीं है, कहीं पे नहीं लिखा कि गलत किया आप वीडियो नहीं बना सकते। और मेरे को कुछ गलत लगेगा, जो मुझे लग रहा है मेरी सोसाइटी में गलत हो रहा है, मैं आवाज उठा सकता हूँ किसी के भी खिलाफ। सेकंड है असेंबली, फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली का मतलब क्या है? आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप ग्रुप बनाइए, क्या दिक्कत है, लेकिन वो बिना हथियार के होना चाहिए, ये भी लिखा हुआ है। नॉर्मल राइट्स, आप राइट्स को जब पढ़ेंगे तो पूरा पढ़िएगा, कि फ्रीडम ऑफ असेंबली बट विदाउट आर्म्स, किसी भी टाइप का हथियार नहीं होना चाहिए आपके पास। फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, आज मैं हिंदू हूँ कल मुस्लिम हो गया, मैं किसी धर्म की पूजा नहीं करता, मेरी मर्जी, नहीं करूंगा मैं। उसके बाद इक्वलिटी बिफोर द लॉ, लॉ के आगे सब बराबर हैं और आपको भी लॉ की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लिबर्टी, ये बहुत सारे फेमस फेमस राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स, राइट जो 6 होते हैं वो कभी अलग से एक वीडियो में आपको बना दूंगा, इसको आप से देख लीजिए। तो हमने 4 पॉइंट पढ़े हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला पढ़ा था, सारे डिसीजन जो होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स लेते हैं डेमोक्रेसी में, जिनको हम चुनते हैं। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था, फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं, आप चाहें तो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था, हर इंसान को वोट देने का अधिकार होता है अगर वो बेसिक क्राइटेरिया को पार करता है। और चौथा पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि रूल ऑफ लॉ है एंड रेस्पेक्ट फॉर द राइट्स। मेरी बात समझ आई? तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको आराम से देख लेना, पीपीटी में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जो रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया है, इस टॉपिक से लेके इसके बाद के 3-4 टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। एक हिंट दे देता हूँ, रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है। रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हमारी डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है कि 1947 में आज़ाद हुए डेमोक्रेसी आ गई, उससे पहले से ये पनप रही थी, लोगों में था अवेयरनेस इसके बारे में कि ये कहीं ना कहीं छोटे लेवल पे ये चल रही थी। अगेन आई रिपीट कि डेमोक्रेसी, इलेक्शंस, पॉलिटिक्स, ये एक बहुत बेसिक चीज़ है। दिन प्रतिदिन आपको इसके घाटे, एक बार इलेक्शंस होते हैं, एक बार 5 साल में, लेकिन वो एक बार गलत डिसीजन 5 साल तक पछतावा देता है कि 5 साल आप कैसे गुजरने वाले। वो एक दिन डिसाइड करेगा कि 5 साल आपको खाना ढंग से मिल रहा है, आपको इज्जत मिल रही है, आपके हक की बात हो रही है। तो जो लोग
पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड कि पॉलिटिक्स तो बहुत गंदी चीज है, नेता तो खराब होते हैं। आई नो नेता खराब होते हैं, वो पढ़े लिखे होते ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो पढ़े लिखे लोगों को वहां पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे? आप पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे? ऐसे पहुंचेंगे, पढ़िए जितना हो सकता है, नॉट जस्ट डेमोक्रेसी, नॉट जस्ट पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, यू शुड नो एवरीथिंग। कि भाई यहाँ पे पहाड़ हैं, इसको डैमेज नहीं करना है, रिवर बहती है, अगर मेरे को ब्रिज बनाना है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, हर इंसान को बेसिक बेसिक एस्पेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। सो टेक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, जितना हो सकता है नॉलेज को गेन कीजिए एंड बिकम फ्यूचर लीडर्स। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम फिर रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी से लेके आगे तक के लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको पीडीएफ नहीं दूंगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके एंड में आपको पूरे चैप्टर की पीडीएफ विद क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएगी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास एंड बी सीरियस अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, एंड यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ओके, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड।